बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 3 इक़्सास सुन चुके हैं और अब किस नंबर 4 मुलाहिज़ा फरमाएं। शफात अगर ना मुड़ता तो ये वार उसके सर पर पड़ता, लेकिन अब राइफल का बट किसी हथौड़े की तरह उसके दाएं कंधे पर लगा। वो चीखता हुआ लड़खड़ा कर पीछे हटा। उसी लम्हे एक और साया दीवार की आड़ से निकल कर सामने आ गया। उसके हाथ में खंजर था। उसने खंजर का भरपूर वार किया। खंजर दस्ते तक शफात के शाने में पेवस्त हो गया। उसके मुंह से निकलने वाली दूसरी चीख पहली से ज्यादा खौफनाक थी। उसी लम्हे बादल गरजे। उसकी चीख तेज बारिश और बादलों की गर्ज में दब गई, लेकिन कमरे में पलंग पर लेटी हुई सकीना ने शोहर के चीखने की आवाज सुन ली थी। वो उठकर नंगे पैर कमरे से बाहर आई और बैठे के करीब 2 स्याहपोशों को अपने शोर पर हमला करते देखकर चीखती हुई उस तरफ दौड़ी। अभी वो वहां पहुंची थी कि एक और स्याहपोश बैठक की दीवार की आड़ से निकल आया। उसके हाथ में भी खंजर था। उसने सकीना पर खंजर से हमला कर दिया। खंजर सकीना के पहलू में लगा। उसके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन जख्मी होने के बावजूद वो अपने शोर को बचाने के लिए आगे दौड़ी। हमलावर दोबारा उसकी तरफ लपका। सकीना अपने शोर को दूसरे हमलावर से बचाने की कोशिश में उससे लिपट गई। दूसरे हमलावर ने फिर उस पर खंजर से हमला कर दिया। इस बार खंजर उसके शाने पर लगा। तीसरा स्याहपोश जिसके पास राइफल थी, राइफल को लठ की तरह घुमाकर उन पर हमले कर रहा था। वो दोनों मियां बीवी चीख रहे थे और हमलावर खंजरों से उन पर पे दर पे वार करते रहे। वो दोनों जख्म से चूर हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे और मदद के लिए चीखते रहे, मगर उनकी चीखें बादलों की घन गर्ज, बिजली की कड़क और बारिश के शोर में दबती रहीं। शार्क चीखों की आवाज सुनकर उठ गया। उसने दूसरे पलंग की तरफ देखा, वो खाली था। बाहर से बारिश के शोर और बादलों के गर्ज के साथ उसे अपने माँ बाप की चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो कमरे से निकलकर बाहर दौड़ा। बाहर का मंजर ही बहुत खौफनाक था, लेकिन वो डरने की बजाय अपने माँ बाप की मदद करने के लिए चीखता हुआ उनकी तरफ दौड़ा। उसने जाते ही एक हमलावर की टांग पकड़ ली और उसकी पिंडली में दांत गाड़ दिए। हमलावर चीखते हुए टांग झटकने लगा। शार्क उछलकर दूर जा गिरा। शार्क भाग जाओ, उसकी मां चीखी। शार्क ने फिर लपक कर हमलावर की टांग में दांत गाड़ने चाहे, मगर हमलावर ने उसे इस कदर जोरदार ठोकर रसीद कर दी कि शार्क चीखता हुआ उछलकर दूर पानी में जा गिरा। हमलावर खंजर संभाले उसकी तरफ लपका, मगर शफात उसकी टांगों से लिपट गया। हमलावर मुंह के बल पानी में गिरा और फिर पलटकर शफात पर खंजर के पे दर पे वार करने लगा। सकीना मुसलसल चीखते हुए शार्क को भाग जाने को कह रही थी। शार्क को समझने में देर ना लगी कि वो उन सफाक इंसानों के मुकाबले में अपने माँ बाप की कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बरक्स वो दरिंदे उसे भी खत्म कर देंगे। वो उठकर छत पर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ लपका। बारिश कुछ और तेज हो गई थी, जैसे आसमान के सारे बंद टूट गए हों। बिजली भी इस तरह कड़क और चमक रही थी जैसे आज के बाद इसे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। सकीना और शफात की चीखें बिजली की कड़क और बादलों की गरज में डूब रही थी। अरे संपोरिये को पकड़ो, वो भाग रहा है, स्याहपोशों में से एक चीखा। एक हमलावर सीढ़ियों की तरफ भागा। शार्क आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर रुक गया और स्याहपोश की तरफ देखने लगा, जो एक हाथ में खंजर पकड़े तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। सीढ़ी ज्यादा बड़ी नहीं थी। उसके दोनों तरफ रेलिंग की तरह ईंटों की दीवारें थी, जिन पर सीमेंट का प्लास्टर किया हुआ था। शार्क अक्सर कंक्रीट की इस रेलिंग पर उल्टा बैठकर फिसला करता था। सकीना उसे मना किया करती थी कि इस तरह के खेल ना खेला करे, किसी दिन गिर जाएगा। शार्क ने दोनों तरह की रेलिंग पर हाथ जमा लिए। उसकी नजरें हमला आवर पर जमी हुई थी। खंजर बदस तेजी से ऊपर आ रहा था। उसके दरमियान चंद सीढ़ियों का फासला रह गया था। शार्क दोनों हाथों पर जोर देकर उछला। उसके दोनों पैर पूरी कुव्वत से स्याहपोश के मुंह और सीने पर लगे। उसकी ये कार्रवाई स्याहपोश हमलावर के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को थी। उसके मुंह से चीख निकल गई और वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे जा रहा था। शार्क संभलकर छत की तरफ दौड़ा। छत पर अगरचे 2 कमरे थे, लेकिन उसे यकीन था कि वो सफाक दरिंदे उसे इन कमरों से ढूंढ निकालेंगे। वो परेशान निगाहों से इधर उधर देखने लगा और फिर दौड़कर पिछली तरफ से ममटी पर चढ़कर सीने के बल लेट गया। सीढ़ियों पर लुढ़कने वाला हमलावर संभलकर दोबारा सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो छत पर आकर इधर उधर देखने लगा। उसने दोनों कमरे भी देख लिए और फिर वो चारों तरफ देखने लगा। ममटी की तरफ उसका ध्यान नहीं गया, अलबत्ता वो दूसरे मकानों की छतों की तरफ देखने लगा जो इस मकान की छत से मिली हुई थी। शार्क उसे कहीं भी नजर नहीं आया। वो दौड़ता हुआ दोबारा नीचे पहुंच गया। वो भाग गया। ऊपर से आने वाले स्याहपोश ने अपने साथियों को बताया, ये दोनों खत्म हो चुके हैं, अब भागो यहाँ से। अगर उस लड़के ने लोगों को जमा कर लिया तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे हमलावर ने सकीना के सीने पर खंजर का आखिरी वार किया।
खंजर दस्ते तक सकीना के सीने में पेवस्त हो गया। सकीना के मुंह से एक आखिरी गुटी गुटी सी चीख निकली। वो तड़पी और फिर बेहरकत हो गई। हमलावर ने खंजर उसके सीने में ही छोड़ दिया और उठकर अपने दोनों साथियों के साथ बाहर के दरवाजे की तरफ दौड़ा। राइफल वाले नकाबपोश ने दरवाजे का कुंडा उतारकर बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोला और बाहर झांका। फिर अपने साथियों को इशारा करता हुआ बाहर निकल गया। उसके दोनों साथी भी बाहर निकल आए और आखिर में बाहर आने वाले ने बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा पीट दिया। वो तीनों बरसती हुई बारिश में तारीक गली में निकल गए। शार्क ममटी पर सीने के बल लेटा बारिश में भीगता और सर्दी और खौफ की शिद्दत से कांपता रहा। उसने तीनों हमलावरों को मकान से निकलते हुए देख लिया था और जब उसे यकीन हो गया कि वो लोग दूर जा चुके होंगे तो वो ममटी से उतरकर दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उतरकर सेन में आ गया। वो अपने बाप के पास घुटनों के बल बैठ गया। शफात खत्म हो चुका था। उसके जिस्म पर लातादाद जख्म थे जिनसे बहने वाला खून सेन में जमा पानी में शामिल हो रहा था। वो चीखता हुआ मां की तरफ दौड़ा। सकीना के सीने में खंजर पेवस्त हो चुका था। उसने खंजर को दस्ते से पकड़कर पूरी कुव्वत से बाहर निकाल लिया। खंजर बाहर आते ही जख्म से खून का फुवारा बह निकला। सकीना भी खत्म हो चुकी थी। उसका जिस्म जख्मों से चूर था। शार्क चीखता हुआ मां से लिपट गया। वो कभी मां को कंधों से पकड़कर झंझोड़ता और कभी बाप को पुकारता, मगर वो दोनों उससे बहुत दूर जा चुके थे। शार्क उठकर मदद के लिए चीखने लगा। खंजर उसके हाथ में था। उसकी चीखों की आवाज बादलों की घन गर्ज और बिजली की कड़क में दब कर ही रह गई। वो लड़खड़ाता हुआ बरामदे में आ गया। उसने बरामदे के सुतून के सारे टेक लगाकर खड़े होना चाहा, मगर उसकी टांगें बेजान हो गई थी। वो कपकपाता हुआ नीचे बैठता चला गया। शार्क बरामदे के भीगे हुए फर्श पर आड़ा तिरछा पड़ा था। बारिश के छींटे उस पर पड़ रहे थे। मां के सीने से निकाला हुआ खून आलूद खंजर उसके हाथ में था और उसके मुंह से सिसकियां निकल रही थी। दिमाग मऊफ हो गया था। उसकी आंखों के सामने तारीकी की चादर फैलने लगी थी। उसके मुंह से आखिरी सिसकी निकली और फिर उसका जहन मुकम्मल तारीकी में डूबता चला गया। वो बेहोश हो चुका था। मरियम लिहाफ में दुबकी देर से जाग रही थी। उसके साथ लिपटी हुई रजिया गहरी नींद में थी। तकरीबन 2 घंटे पहले मरियम भी गहरी नींद सो रही थी कि अचानक ही उसकी आंख खुल गई। वो ये समझ नहीं सकी थी कि उसकी आंख क्यों खुली थी, लेकिन दिमाग में सनसनाहट थी। एक अनजाना सा खौफ था जिसने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। वो इस खौफ की वजह भी नहीं समझ सकी थी। इससे पहले तो उस पर ऐसी कभी कैफियत तारी नहीं हुई थी। बाहर बारिश हो रही थी। बादलों की घन गरज और बिजली कड़क सुनाई दे रही थी। एक मर्तबा तो बिजली जोर से कड़की कि वो काम कर रह गई। उसे यूं लगा जैसे बिजली उसके आशियाने पर गिरी हो। उसने सहम कर सोई हुई रजिया को अपने साथ लिपटा लिया। उस वक्त 4 बज चुके थे। मरियम ने दोबारा सोने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। वो अपने बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रही। उसके जहन में अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे थे। वो जागते हुए डरावने ख्वाब देख रही थी। उसे हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ नजर आ रहा था। उसने कई मरतबा सर झटक कर उन खौफनाक और अनजाने ख्यालात को ज़हन से निकालने की कोशिश की। फिर वो सूरज यासीन पढ़ पढ़कर अपने आप पर फूंकने लगी। बाहर मुसलसल बारिश और बादलों की घन गर्ज का शोर सुनाई दे रहा था। 6 बजे के करीब बारिश बंद हो गई। मरियम कुछ देर और लिहाफ में दुबकी रही, फिर बिस्तर से निकल आई। शाल उड़कर उसने दरवाजा खोला तो सर्द हवा की लहर उसके जिस्म से टकराई। वो कपकपा कर रह गई। बाहर ज़हन में पानी भरा हुआ था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन गहरे बादलों ने अब भी आसमान पर कब्जा जमा रखा था। उसने कमरे से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया और गुस्ल खाने में आ गई। मुंह हाथ धोने के बाद बावर्ची खाने में चली आई। बावर्ची खाने की छत एक जगह से खराब थी। फर्श पर पानी जमा था, लेकिन उससे टपकने वाले पानी से किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा था। उसने रात ही को फर्श पर रखी सारी चीजें उठाकर ऊपर थड़े पर रख दी थी। उसने चूल्हा जलाकर अपने लिए चाय बनाई और वो प्याली लेकर दोबारा कमरे में आ गई। बाहर अगरचे दिन की मुलगजी रोशनी फैलना शुरू हो गई थी, लेकिन कमरे में अभी भी अंधेरा था। उसने नाइट बल्ब बुझाकर ट्यूबलाइट जला दी और चारपाई के करीब ही एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठकर गर्म गर्म चाय की चुस्कियां लेने लगी। 6:45 बजे के करीब उसने रजिया को जगा दिया। तेरा स्कूल तो आज नहीं खुला होगा, पानी में डूब गया होगा कमबख्ती का मारा। चल उठ, मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। नाश्ता करके बीबी जी के यहाँ सपारा पढ़ने चली जाना। मैं भी सकीना के यहाँ ही चली जाऊंगी। तू सपारा पढ़ने के लिए बीबी जी यहाँ के ही रहना, वापस आऊंगी तो तुझे ले लूंगी वहां से। रजिया सर्दी में कपकपाती हुई मुंह हाथ धोने गुस्ल खाने में चली गई और मरियम बावर्ची खाने में आकर नाश्ता तैयार करने लगी। 7:15 बजे के करीब रजिया सिपारा लेकर बीबी जी के यहाँ चली गई, जिसका घर इसी गली में था। मकान को ताला लगाया और चाबियों का गुच्छा ओढ़नी के पल्लू से बांधती हुई सकीना के मकान की तरफ चल पड़ी।
वो आमतौर पर 7 बजे उनकी हाथ चली जाया करती थी। उस वक्त तक शफात खरीद के लिए मंडी जा चुका होता। शार्क पौने 8 बजे स्कूल जाता था। उसके लिए खाना वगैरह मरियम ही तैयार करती थी। आज उसे देर हो गई थी, लेकिन उसे यकीन था कि आज ना तो शफात मंडी गया होगा और ना ही शार्क स्कूल जाएगा। मरियम 10 मिनट में शफात के मकान के सामने पहुंच गई। 2-3 आदमी कहीं और चादरों की बुकले मारे गली में से गुजर रहे थे। मरियम ने दरवाजे के साथ लगी घंटी का बटन दबाया। उसने घंटी की आवाज सुनी थी। वो बटन से हाथ हटाकर दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगी। 2-3 मिनट गुजर गए, दरवाजा नहीं खुला। उसने दोबारा घंटी बजाई। इस मर्तबा भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला और तीसरी मर्तबा भी घंटी बजाने पर दरवाजा नहीं खुला तो उसने दरवाजा खटखटाने के लिए जोर से हाथ मारा। हाथ पड़ते ही दरवाजा खुल गया। मरियम हैरान सी रह गई। उसे समझने में देर ना लगी कि रात को गलती से वो कुंडा लगाना भूल गए होंगे या मुमकिन है सुबह 7 बजे शफात ने कुंडा खोल दिया हो और अब लिहाफ में दुबका हुआ हो। वो दरवाजा पूरी तरह खोलकर अंदर दाखिल हो गई, लेकिन 2-3 कदम आगे बढ़ते ही वो इस तरह रुक गई जैसे जमीन ने उसके पैर पकड़ लिए हों। सामने ही सेद में शफात और सकीना की लाशें पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून फैला हुआ था। सेन में जमा पानी भी खून से सुर्ख हो रहा था। उसके दिमाग में धमाके होने लगे। एक मर्तबा उसके जहन में ख्याल आया कि फिर तो जागते हुए डरावना ख्वाब तो नहीं देख रही। उसने अपनी उंगली को दांतों में दबाया। उसके मुंह से सिसकारी सी निकल गई। वो ये ख्वाब नहीं देख रही थी, वो एक खौफनाक हकीकत का सामना कर रही थी। दूसरे ही लम्हे वो चीखती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई और लोगों को मदद के लिए पुकारने लगी। 4 मिनट में ही लोगों का हुजूम जमा हो गया। लोगों की वजह से गली का रास्ता बंद हो चुका था। शफात के पड़ोसी और कुछ और लोग आंगन में घुस आए थे। उनमें वकील सलमान भी शामिल था। लोग शफात और सकीना की लाशों के गिर्द जमा थे और सलमान इधर उधर देख रहा था। दफअतन वो चीखा, अरे वो देखो बरामदे में। उसने बरामदे की तरफ इशारा किया जहां शार्क बेहोश पड़ा था। सलमान के साथ 2-3 आदमी दौड़ते हुए उस तरफ आ गए। मरियम भी सर पीटती हुई वहां पहुंच गई। शार्क के एक हाथ में अब भी खंजर दबा हुआ था। मरियम ने झुककर उसके चेहरे को हाथ लगाया। उसका खून आलूद लिबास देखकर मरियम समझी थी कि वो भी खत्म हो चुका है, मगर वो जिंदा था और उसका जिस्म तेज बुखार में फनक रहा था। उसने शार्क के हाथ से खंजर पकड़ना चाहा तो सुलेमान चीख उठा, इसे हाथ मत लगाना माई। मुझे इस लड़के पर पहले ही शुबा था कि बड़ा होकर कुछ न कुछ करेगा, लेकिन इसने तो छोटी सी उम्र में ही बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मरियम चीखी। इसके माँ बाप कत्ल हो गए हैं। वो खुद पता नहीं कब से यहाँ बेहोश पड़ा, बुखार में तप रहा है, और तुम कहते हो? खुद ही देख लो भाइयों। सुलेमान ने उसकी बात काटते हुए करीब खड़े हुए आदमियों की तरफ देखा। इसके हाथ में खून आलूद खंजर है, लिबास खून से तर हो रहा है। मैं तो बहुत अरसे से इसके लक्षण देख रहा था। मुझे यकीन है कि अपने माँ बाप को इसी ने कत्ल किया है और आला कत्ल यही खंजर है जो इसके हाथ में है। अरे वो बुखार में तप रहा है और तुम कह रहे हो कि उसने अपने माँ बाप को कत्ल किया है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मरियम दाढ़ी। एक और आदमी ने झुककर शार्क की पेशानी को छुआ। वो वाकई बुखार में तप रहा था। लड़के को बहुत तेज बुखार है। सबसे पहले इसका बंदोबस्त होना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो उसे हकीकत का पता नहीं चल सकेगा, उस आदमी ने कहा। हकीकत तो वही है जो इस वक्त सबके सामने है, सलमान ने जवाब दिया। मैं एक वकील हूँ और कानून के तकाजों को अच्छी तरह समझता हूँ। जब तक पुलिस नहीं आ जाती कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। किसी ने जाकर पुलिस को इतला कर दी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस पहुंच गई। सेन में पड़ी हुई लाशों का जायजा लेने के बाद इंस्पेक्टर शार्क के करीब आ गया, जो अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था। ये कौन है? इंस्पेक्टर ने सवालिया निगाहों से सलमान की तरफ देखा, जो उसके करीब ही खड़ा था। दूसरी तरफ मरियम भी खड़ी थी। ये मकतूलीन का बेटा है, सलमान ने जवाब दिया। बड़ा जिद्दी और खुदसर किस्म का लड़का है। अक्सर माँ बाप से किसी न किसी बात पर झगड़ता रहता था। इकलौता होने की वजह से माँ बाप के बेजा लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया था और ये अपने माँ बाप पर हावी हो गया था। इसके लक्षण देखकर मुझे पहले ही शुबा था कि बड़ा होकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। आपको तफ्तीश के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करने पड़े। आपको तफ्तीश के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इसका लिबास देखिए, खून आलूद है और खून आलूद खंजर भी इसके हाथ में है। मुझे यकीन है मिस्टर और मिसेस शफात को इसी खंजर से कत्ल किया गया है। बाद में शायद खून की ज्यादती से ये लड़का यहाँ गिरकर बेहोश हो गया है। ये झूठ बोलता है, ये झूठ बकता है। मरियम चीखी। ये तो बड़ा मासूम और भोला भाला सा बच्चा है। इसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी माँ बाप से किसी बात के लिए जिद नहीं की। ये शख्स झूठ बोल रहा है। तुम कौन हो? इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। ये इस घर में बर्तन धोने का काम करती है। मैं सुबह से शाम तक यहाँ रहती हूँ जी, मरियम बोली। ये लड़का मेरे हाथों में पला है। इसने कभी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की।
ये अपने माँ बाप को कैसे कत्ल कर सकता है? ये जो वकील है ना, उसने सलमान की तरफ इशारा किया। ये बड़ा कमीना आदमी है, इनके मकान पर कब्जा करना चाहता है। हाई कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। इंस्पेक्टर मरियम की बात सुनकर चौंक गया और सलमान की तरफ देखने लगा। मैं एडवोकेट सलमान हूँ, सामने वाले घर में रहता हूँ। सलमान ने कहा, यह दुरुस्त है कि इस मकान के सिलसिले में मरहूम शफा से मेरा केस चल रहा था, लेकिन मैं इतना सफाक नहीं हूँ कि। थानेदार जी, मरियम रोते हुए बोली, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पहले शार को अस्पताल पहुंचा दें, ये बुखार में तप रहा है, ऐसा ना हो कि कहीं से भी। थानेदार ने झुककर शार की पेशानी को छुआ। उसने बड़ी एहतियात से उसके हाथ से खून आलूद खंजर निकालकर रुमाल में लपेट लिया और एक पुलिस वाले को इशारा किया, इस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाओ, किसी पड़ोसी को साथ ले जाओ, तुम हॉस्पिटल ही में रहोगे, इसकी हिफाजत जरूरी है। समझ गए? यस सर। कांस्टेबल ने सल्यूट झाड़ दिया। उसने झुककर बेहोश शार को उठाया। मरियम ने कमरे से एक कंबल लाकर शार्क पर डाल दिया। मोहल्ले का एक आदमी पुलिस वाले के साथ हो लिया था। शार्क को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद इंस्पेक्टर पड़ोसियों की तरफ मुतवज्जो हो गया। सूरत-ए-हाल से अंदाजा होता है कि इन दोनों को खंजर के पेट दर पे वार करके किसी जगह कत्ल किया गया है। लेकिन आप लोगों में से किसी ने आवाज नहीं सुनी थी? नहीं जी, एक आदमी ने जवाब दिया। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तूफानी बारिश होती रही। बिजली की कड़क और बादलों की गरज में हमें किसी किस्म की आवाज सुनाई नहीं दी थी। और अब मिस्टर सलमान? इंस्पेक्टर ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं सामने वाले मकान में रहता हूँ, सलमान ने जवाब दिया। मैं रात को तकरीबन 1 बजे तक अपने कमरे में बैठा केस की स्टडी करता रहा। वैसे भी मेरा कमरा मकान के आखिर में है। मैंने बारिश के शोर में कोई आवाज नहीं सुनी थी। और तुम? थानेदार मरियम की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम कहाँ रहती हो और कब से इस घर में काम करती हो? मैं यहाँ से तीसरी गली में रहती हूँ, मरियम ने जवाब दिया। मैं इनकी शादी के वक्त से यहाँ काम कर रही हूँ। पहले दूसरे घरों में भी काम करती थी, लेकिन शार की पैदाइश के बाद मैंने दूसरे घरों में काम छोड़ दिया और सिर्फ इसी घर की होकर रह गई। बहुत अच्छे थे जी ये दोनों मियाँ बीवी, इंसान नहीं फरिश्ते थे ये लोग। कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, हमेशा दूसरों के काम ही आते थे। कल रात तुम किस वक्त यहाँ से गई थी? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं खाना वगैरह पकाकर 9 बजे के करीब चली गई थी जी। शफात उस वक्त तक दुकान से नहीं आया था और फिर सुबह 7:15 बजे यहाँ आई तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुई तो यहाँ वो ज़ारों के तार रोने लगे। इंस्पेक्टर पड़ोस में रहने वालों से कुछ सवालात करता रहा। फिर लाशों को उठवाकर हॉस्पिटल भिजवा दी गई और मकान को ताला लगाकर चाबी इंस्पेक्टर ने अपनी जेब में रख ली। आपको मेरे साथ चलना होगा मिस्टर सलमान, इंस्पेक्टर ने कहा। जरूर, सलमान ने जवाब दिया। मैं एक कानूनदान हूँ और कानून की मदद करना अपना फर्ज समझता हूँ। वो लोग थाने आ गए। FIR दर्ज करने से पहले इंस्पेक्टर सलमान से तफसीली बात करना चाहता था। उनकी गुफ्तगू का मौजू मकान का मुकदमा ही था। सलमान की हर बात की तान शार्क ही पर टूटती रही। वो अपनी बातों से इंस्पेक्टर के ज़हन में ये बात बिठाने की कोशिश करता रहा कि शफात और उसकी बीवी का कत्ल उसी के बेटे ही ने किया है। लेकिन आप भूल रहे हैं कि सबसे ज्यादा शुबा आप पर ही किया जा सकता है। इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, आज तक दुनिया में जितने भी फसाद हुए हैं उनकी बुनियाद जन, जर और जमीन ही होती है। आप पर शुबे की ठोस वजह मौजूद है। नहीं इंस्पेक्टर, सलमान ने नफी में सर हिला दिया। खंजर आपने खुद शार के हाथ में देखा था, उसका लिबास भी खून आलूद था। जब आप तहकीकात करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कातिल कौन है, और मैं तहकीकात में आपसे हर ताउन करने को तैयार हूँ। इंस्पेक्टर चंद में खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। फिर देर तक उनमें मदम लहजे में बातें होती रही। इंस्पेक्टर के दफ्तर में वो दोनों अकेले थे। तकरीबन 2 घंटे बाद इंस्पेक्टर ने मुहर्रर को बुलाकर उस दोहरे कत्ल की FIR दर्ज करने को कहा और देर तक इस सिलसिले में उसे हदायत देता रहा। जब FIR दर्ज की गई तो शार का नाम कातिल की हैसियत से उसमें शामिल था। शार को हॉस्पिटल में हिरासत में ले लिया गया। उसकी निगरानी के लिए 2 मुसल्लह पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। डॉक्टरों की भरपूर तवज्जो के बावजूद 3 दिन से पहले उसका बुखार कम नहीं हो सका था और मिलाकर बुखार उतरने के बाद उसकी हालत बदतदरीज संभलने लगी, लेकिन उसकी जबान जैसे बंद होकर रह गई थी। इंस्पेक्टर कई मरतबा उसका बयान कलमबंद करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन शार्क उसके किसी सवाल का जवाब देने की बजाय अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा। शार्क तकरीबन 1 महीना हॉस्पिटल में रहा। इसी दौरान मरियम कई मरतबा उसे देखने के लिए आती रही, लेकिन पुलिस ने उसे शार्क से मिलने नहीं दिया था। केस जब अदालत में पेश हुआ तो पुलिस ने ऐसे गवाह पेश किए कि जिन्होंने शार्क को आवारा, जिद्दी और खुदसर और खतरनाक साबित करने की भरपूर कोशिश की। उन गवाहों में एडवोकेट सलमान भी शामिल था। अदालत में वो खंजर भी पेश किया गया जब वकूआ के बाद बेहोश शार्क के हाथ में था। शार्क ने अदालत में भी खामोशी इख्तियार कर रखी थी। इस्तगासा ने अदालत में एक मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया जिसमें शार्क की ज़हनी हालत को खतरनाक करार दिया गया था। मुकदमे की कार्रवाई ने ज्यादा तूल नहीं खींचा और अदालत ने शार्क को अपने माँ बाप का कातिल
करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुना दी और शार्क को जेल भेज दिया गया। जिस रोज अदालत ने फैसला सुनाया था उसी रात इंस्पेक्टर एडवोकेट सलमान के घर बैठा चाय पी रहा था और जब वो वहां से रुखसत हुआ तो उसकी जेबों में 25,000 रुपए के नोट मौजूद थे। 25,000 उसने उस रोज वसूल किए थे जब शार्क के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। जिस रोज अदालत ने शार्क को सजा सुनाकर जेल भेजा था उसके चंद रोज बाद ही हाई कोर्ट ने मकान के मुकदमे का फैसला सुना दिया था। मुतलका महकमा के क्लर्क ने असल दस्तावेजात अदालत में से गायब कर दी थी जिनसे केस का रुख ही बदल गया था। उसे अगली पेशी पर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उस फैसले के मुताबिक मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए शफात को मकान का जायज वारिस करार दे दिया गया था। ये हकीकत भी हाई कोर्ट के सामने मौजूद थी कि शफात और उसकी बीवी को कत्ल कर दिया गया है और उसके कमसिन बेटे को माँ बाप के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। ये मुकदमा चूंकि शफात अली और एक थर्ड पार्टी में चल रहा था इसलिए अदालत ने शार्क को शफात की जायदाद का वारिस करार देते हुए मरियम को उसका निगरान मुकर्रर कर दिया था और मकान और दुकान उसकी तहवील में दे दिए गए थे। मरियम वाहिद औरत थी जो महीने में एक बार शार्क से मुलाकात के लिए सेंट्रल जेल जाती थी। जेल में आने के कई रोज बाद भी शार्क खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जबान खुलने लगी। सख्तगीर जेलर को भी उसकी मासूमियत पर तरस आ गया। उसकी जिंदगी जेल में मुजरिमों के साथ गुजरी थी। जेल में मामूली चोर और जेब कतरों से लेकर खतरनाक डाकू भी यहाँ आते थे। कभी कभार किसी बेगुनाह को भी झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में भेज दिया जाता था। जेलर जेल के कैदियों की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ था। वो अच्छी तरह समझता था कि किसके साथ किस किस्म का सलूक रखना चाहिए। अगरचे जेल में आने वाला हर दूसरा कैदी अपने आप को बेगुनाह कहता था, लेकिन जेलर उनकी शक्ल ही से अंदाजा लगा देता था कि कौन झूठा और कौन सच्चा है। शार्क ने जेल में आकर कई रोज तक जबान नहीं खोली। वो अजीब सी नजरों से कैदियों को देखता रहा। जेलर को उससे न जाने क्यों हमदर्दी हो गई थी और जब शार्क ने जबान खोली तो उसने अपने बारे में या अपने माँ बाप के कत्ल के बारे में एक लफ्ज भी जबान से नहीं निकाला था। जेलर ने शार्क से कोई मुशक्कत का काम लेने की बजाय उसे दफ्तर में चपरासी की हैसियत से रख लिया और जब शार्क ने पढ़ने लिखने में दिलचस्पी का इजहार किया तो उसे फौरी तौर पर किताबें भी मुहैया कर दी गई। शार्क के शरीफाना तर्ज अमल और रसूल तालीम की वजह से उसे जेल में मजीद रियायतें दी गई। कुछ अर्सा बाद जेलर ने शार्क को अपने घर में ड्यूटी पर लगा दिया। जेलर का बेटा कॉलेज में जेरे तालीम था। वो पढ़ाई में शार्क की मदद करने लगा। जेल में आने के बाद 2.5 साल बाद जब शार्क ने बैटर का इम्तिहान दिया तो वो बहुत खुश था और जब रिजल्ट निकला तो शार्क से ज्यादा खुशी जेलर को हुई थी। शार्क ने पूरे सूबे में टॉप किया था। उस रिजल्ट के नतीजे में शार्क को जेल के कवानीन के मुताबिक कुछ और रियायतें मिल गई थी। मरियम बाकायदगी से शार्क से मिलने जेल आती रही। वो जब भी आती शार्क के लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें बनाकर जरूर आती। कभी वो रजिया को भी साथ ले आती और कभी अकेली ही आ जाती। शार्क पर बाद औक़ात अजीब सी कैफियत तारी हो जाती। वो गुमसुम सा बैठा रहता। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आते। उसे अपनी आंखों के सामने खून ही खून फैला हुआ नजर आता। माँ बाप के खून में लथपथ लाशें, जख्मों से चूर लाशें, 2-3 स्याहपोश इधर उधर भागते हुए दिखाई देते। उनके चेहरों पर डांठे बंधे हुए थे। वो किसी का भी चेहरा नहीं देख सका था। शार्क पर जब भी ऐसी कैफियत तारी होती थी उसका जिस्म पसीने में शराबूर हो जाता। वो टिकटिकी लगाए आसमान को घूरता रहता। उसकी आंखों में वैरानी होती जिनमें बिलाखिर आंसू भर जाते। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों और महीने बरसों में बदलते रहे। शार्क ने जेल ही में BA इम्तिहान पास कर लिया। शार्क के साथ जेल में सजा भुगतने वाले 2 और नौजवानों ने भी BA का इम्तिहान दिया था और वो तीनों अच्छी पोजीशन में पास हो गए थे। नेक चाल चलन और रसूल तालीम की वजह से शार्क न सिर्फ जेल में बहुत सी सहूलतें मिल गई थी बल्कि उसकी सजा में भी तखफीफ हो रही थी। अब वो 22 साल का एक भरपूर जवान था। जब वो जेल में आया तो उसकी उम्र 12 साल थी। उसने जेल में 10 साल काटे थे। कुछ अर्सा से जेलर ने उसे अपने बंगले की ड्यूटी से हटाकर दोबारा जेल में बुला लिया था। यहाँ भी उसे हल्के फुल्के काम ही लिए जाते थे। उस रोज वो दफ्तर के सामने पौधों की क्यारी को पानी दे रहा था कि एक वार्डन उसके करीब आकर रुक गया। शार्क, तुम्हें जेलर साहब बुला रहे हैं अपने दफ्तर में। वार्डन ने कहा, अच्छा मैं आता हूँ। शार्क ने जवाब दिया और पानी वाली बाल्टी एक तरफ रख के वार्डन के पीछे चल पड़ा। दफ्तर में सुपरिटेंडेंट जेलर के अलावा डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी मौजूद था। शार्क ने दफ्तर में दाखिल होकर सलाम किया और सुपरिटेंडेंट जेल की मेज के सामने खड़ा हो गया। शार्क, सुपरिटेंडेंट जेल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि जेल में आए हुए तुम्हें कितना अरसा हो चुका है? 10 साल 1 महीना और 17 दिन। शार्क ने जवाब दिया, मैंने एक एक दिन गिन गिन कर गुजारा है जनाब। बहुत खूब। सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा, क्या तुम्हें अपने जुर्म का एहसास है? मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। शार्क ने जवाब दिया, कौन बेवकूफ अपने प्यारों को मौत के घाट उतार सकता है?
मेरे माँ बाप ही मेरा सब कुछ थे। मैं तो बाप की उंगली पकड़कर चला करता था, रास्तों की ऊंच नीच को भी नहीं समझता था, भला उन्हें कैसे कत्ल कर सकता था। ये सब कुछ तुम अब कह रहे हो? अपनी जिंदगी के 10 साल जाया करने के बाद? सुपरिटेंडेंट जेल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मेरी नजरों के सामने तो अब भी वो नकाबपोश घूम रहे हैं जिन्होंने तूफानी बारिश में मेरे माँ बाप को खंजरों के पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया था। वो मदद के लिए पुकारते रहे, मैं भी चीखता रहा, मगर किसी ने हमारी चीखो पुकार नहीं सुनी। जब मेरी आवाज उस वक्त किसी ने नहीं सुनी थी तो अदालत में कौन सुनता? चंद मफाद परस्तों ने मेरे खिलाफ इतना मजबूत हिसार कायम कर दिया था कि मुझे उससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया था। इसलिए मैंने अपनी जबान ही बंद रखी। मरियम अपने लिए कभी थोड़े बहुत पैसे निकलवा लेती थी, बाकी सारा हिसाब इन कागजों में मौजूद है। 1-2 दिन में तुम अपने नाम से अकाउंट खोल लो तो ये सारी रकम तुम्हारे अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। शार्क फाइल खोलकर देखने लगा, उसमें 10 साल का पूरा हिसाब मौजूद था। बैंक की स्टेटमेंट्स भी फाइल में लगी हुई थी। आखिरी स्टेटमेंट 1 माह पहले की थी, जिसके मुताबिक इस अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा रकम मौजूद थी। शार्क मरियम की इस दयानतदारी से बेहद मुतासर हुआ था। आपने अपनी जात के लिए इसमें से कभी कुछ नहीं खर्च किया? शार्क बोला। मैंने तुम्हारे बाप का नमक खाया है बेटा, मरियम ने कहा। ये रकम तुम्हारी अमानत थी जिसे मैं संभाल कर रखती रही। अब तुम आ गए हो तो ये बोझ भी मेरे सर से उतर जाएगा। तुम अगर चाहो तो दुकान खाली करवा कर वहाँ कोई कारोबार शुरू कर दो। एक सदा याफ्ता को कहीं नौकरी तो मिल नहीं सकती। शार्क ने गहरा सांस लेते हुए कहा, अब तो कोई कारोबार ही करना पड़ेगा। इसी दौरान रदिया चाय ले आई। उसने पराठे बना लिए थे और अंडे भी तल लिए थे। मरियम ने टूटी फूटी सी मेज बीच में खींच ली। रदिया ने ट्रे मेज पर रख दी। आपको मेरे हाथ का भी नाश्ता खाना पड़ेगा, वो शार्क की तरफ देखते हुए बोली। खा लेते हैं, शार्क ने कहते हुए कुर्सी आगे सिरका ली। वो तीनों नाश्ता करने लगे। इसी दौरान उसी गली की रहने वाली एक औरत आ गई। वो दरवाजे में खड़ी कुछ देर तक शार्क को घूरती रही, फिर सवालिया निगाहों से मरियम की तरफ देखने लगी। रहमत बीबी, ये शार्क है, सकीना का बेटा, पहचाना नहीं तुमने? मरियम ने कहा। कौन सी सकीना का बेटा? रहमत बीबी ने बवें सुकेड़ते हुए कहा। वो 45 साल के लगभग फरबा अंदाम औरत थी। उसके चेहरे से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो बात का बतंगड़ बनाना और लगाई बुझाई करने वाली औरत है। अरे वही सकीना जिनके यहाँ मैं काम करती थी। उन दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया था और शार्क को। अच्छा, समझ गई। रहमत बीबी ने उसकी बात काट दी। छूट गया है जेल से, मगर ये तुम्हारे घर क्यों आया है? क्योंकि बेटा है मेरा, मरियम ने कहा। मेरे घर में नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? मैं तो खुद लेकर आई हूँ इसे। घर में तेरी जवान लड़की है और तू एक गैर मर्द को ले आई, रहमत बीबी ने कहा। इसे घर लाने से पहले कुछ तो सोचा होता मरियम तुमने। लोग बातें बनाएंगे। ये बेटा है मेरा, मरियम ने अकड़ कर कहा। मुझे नहीं परवाह लोगों की बातों की। लोग बातें बनाए या ना बनाए, मासी तो जरूर बनाएगी। रदिया ने रहमत बीबी को घूरते हुए कहा। मासी, तुम्हारी यही बातें तो किसी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए समझदार लोगों ने अपने घरों में तुम्हारा आना जाना बंद ही कर दिया है। किसी के घर में जाती है मेरी जूती, रहमत बीबी ने कहा। ये तो मेरी बहन का घर है, मैं आऊंगी 100 बार आऊंगी। तू कौन है मुझे रोकने वाली? तुम्हें किसी ने रोका नहीं है मासी, लेकिन बस रहने दो। रहमत बीबी ने उसकी बात काट दी। मुझे भी चाय बना के दे, मैं तेरी माँ से एक जरूरी बात करने आई हूँ। मुझे पता है मासी तुमने अम्मा से क्या बात करनी है, रदिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लाई होगी किसी तांगे वाले के बेटे का रिश्ता और उसकी तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दोगी तुम। अरे तुमको अपने घर जाना है या सारी उम्र माँ के घुटनों से लगी बैठी रहोगी? रहमत बीबी ने उसे घूरा